जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तालके शहीद फाजल राव के गांव जूना सैयद अली मीर शाह में। तो मेरे साथ उनके फर्जंद सैयद असद शाह भी मौजूद हैं। तो आज यहाँ पर सिंध आबादगार बोर्ड की जो मीटिंग है, माहाना मीटिंग, वो हो गुजरी है। तो यहाँ पर सूबे सिंध के मुख्तलिफ अज़ला से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। ये किसानों की वो तंजीम होती है जो यहाँ के बुनियादी जो मसले होते हैं किसानों के, वो हल करती है। और आज ज़िले बदीन के नए मुंतखब होने वाले जो ओहदेदारान थे, उनको भी यहाँ पर जो है दिखाया गया और उनको यहाँ पर स्टेज पर बुलाया गया और उनके नाम अनाउंस किए गए। और इस तंजीम की जो बुनियाद है वो भी इसी ही गांव से डली, जिस गांव की मट्टी पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो उनके जो फर्जंद हैं सैयद असद शाह, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे इनके वालिद के मुतल्लक, कुछ यादें भी उनमें ऐड करेंगे। तो इस तंजीम की बुनियाद कैसे डली और कौन से सन में डली। जनाब वाला, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भट्टी साहब, आप हमेशा से हम देखते हुए आए हैं, इन सारी चीज़ों पर आप इश्यूज़ पर अपने बढ़ चढ़ कर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। थैंक यू वंस अगेन। आबादगार बोर्ड लेट 60s में बनी थी, बिफोर 1970s। इसका शुरू में नाम दूसरा था, किसान बोर्ड के नाम से था। और उस टाइम पर ये उस टाइम पे एक सियासी जमात के अंडर तो नहीं थी, बट उसके साथ साथ इसकी सिस्टर बॉडी थी, कंबाइन थी टिल 80s। और फिर काजी हुसैन अहमद साहब के वक्त में ये जो है, फिर ये डिसाइड हुआ उन्होंने कि हम जो है वो उसको रास्ते अलग हो गए। फिर उसका नाम चेंज कर सिंधी में सिंध आबादगार बोर्ड रखा गया। मेरे वालिद साहब ने रखा, हालांकि बनाई मेरे वालिद ने ही थी, मगर उसको बाद में जब उसके साथ एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गई तो सिंध आबादगार बोर्ड के नाम से वो मशहूर होने लग गई, नए नाम से मुतारिफ हो गई। सही कह रहे हैं आप। तो इसी हिसाब से उस दौर से लेकर आज तक मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में जब तक वो सदर थे, गालिबन 30 साल का अरसा वो सदर रहे इस ऑर्गेनाइजेशन का। वो माहवार रिसाला निकालते थे जो पब्लिश होता था। उसमें सीरत के मुतालिक, दुनियादारी के मुतालिक, ज़मींदारी के मुतालिक बहुत सारे अच्छे अच्छे मजमून शाया होते थे, रिसर्च होती थी बेस्ड उसमें। और अब वो क्योंकि वालिद साहब के बाद कोई इतना बड़ा लेखक नहीं बचा, तो अब वो डिसकंटिन्यू हो गया, जिसको दोबारा स्टार्ट करने का हमारा बिल्कुल ही प्रोग्राम है। और हम उस पर जो बेहतर से बेहतर करके उसको दोबारा शुरू करेंगे। आबादगार बोर्ड का मेजर मकसद बनाया गया था क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। अंग्रेज़ ने 1933 में बनाया सखर बैराज, 62 में बनाया गुड्डू बैराज, 56 में बना है कोटड़ी बैराज। तो यकीनन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले ये डिसाइड हो चुका था कि मुल्क तो भाई ज़राई है, पानी पे चलना है। अंग्रेज़ ने भी आकर पहले बैराज ही आके बनाए यहाँ पर। तो ज़राअत को फ्लरिश करने के लिए फार्मर्स, हारी किसान, जो लोग ज़राअत के सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए सिंध की पायनियर वाहिद ऑर्गेनाइजेशन रही है आबादगार बोर्ड, जो ना सिर्फ अपनी आवाज़ पहुंचाई है उसने, बल्कि जिहाद किया है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में, ऐवानों में, इवन कोर्टों में आबादगार बोर्ड ने जाकर जिहाद किया। और शुगर केन का प्रीमियम का केस, शुगर केन फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट पे जो मुबनी था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट से 2018-19 में आकर सिंध आबादगार बोर्ड ही जीती है 20 साल के बाद। तो अभी तक अमल नहीं करवा पा रही है हुकूमत इस सारे जो है फैसलों पर। मगर आबादगार बोर्ड वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन रही है जिसने फार्मर्स का, ज़रई लोगों का, हारियों का, किसानों का, हर किसी का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है अपने खल्कियत के वक्त से लेकर अब तक। अच्छा सही, ये भी एक आज जो यहाँ पर मीटिंग आपके गांव में हुई, आज सिंध के मुख्तलिफ अज़ला से यहाँ पर लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर एक जो शिकायत ज़्यादा हमने देखी वो ये थी कि एक तो यूरिया जो खाद है उसके मुतल्लिक उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। और दूसरा जो है, पानी जो है टेल पे ना पहुँचने का जो सबब है, वो भी उनके ही सामने मुतसद ये आया कि जो मुंड के आबादगार होते हैं
वो पानी जो है वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंचता। और दूसरा, कुछ ऐसे इलाके जिनके अंदर चावल जो कि काश्त है वो ममनू है, लेकिन वहाँ पर भी वो चावल की काश्त होती है। तो सिंध आबादगार बोर्ड जो है वो उसका क़याम जो है उसका लोगों को फ़ायदा तब पहुँचेगा जब ये सारी चीज़ें उन गरीब किसानों तक पहुँचेंगी। तो यकीनन आज उसका जो कदम है वो तो इस गांव से पहले दिन उठा था, लेकिन उसको आपने फिर दोबारा आज से जो कंटिन्यू किया है। तो इस मुतल्लिक आपकी क्या राय हैं, आप क्या समझते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए? जनाब वाला, मसला ये है कि यहाँ पर बागबानी लुटेरा है। सही। अगर बागबानी लुटेरा बन जाएगा तो बाग और चमन का हाल क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही। अब वो सरकार की ड्यूटी आयद बनती है कि वो इस चीज को इंश्योर करे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर, इवन सीड, ये एक तो क्वालिटी वाला मुनासिब रेट पर लोगों के डोर स्टेप पर मुहैया हो, दस्तयाब हो, ताकि लोग खरीद सकें। हमारी गुज़श्ता 15-20 सालों से तो हम देखते आए हैं, जब से हमने होश संभाला है, कि कभी हम भाग रहे होते हैं गन्ने के रेट के पीछे, कभी हम चावल के रेट के पीछे भाग रहे हैं, कभी हम मिलरों के साथ लड़े पड़े, कभी हम जो है वो फर्टिलाइजर्स वालों के साथ फटे करने में लगे हुए हैं। ये हमारा काम बनता नहीं है। हमारा काम सिर्फ हाईलाइट करना। मगर बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि यहाँ पर कुछ भी ट्रैक पर नहीं है। पानी के, जैसे आपने बात की, पानी का तो हम राइस ग्रोअर बेल्ट में बैठे हैं, मगर हमें पानी मिलता है 7वें महीने में। मुंड वाला वैसे ही ताकतवर है, और वो ताकतवर इरिगेशन अमला खुद बनाता है ना। आपके मुंड वाले जमींदार को आकर ब्लैकमेल करेगा, उसका वाटर कोर्स बंद कर देगा, उसको मजबूरन पैसे देने पड़ेंगे। मुंड वाला पानी ज़्यादा पीता है, पानी सिंध में कम आता है, मुख्तलिफ किस्म के सूबाई इख्तलाफात हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो तो मौजूद है ही हैं। मगर उसके साथ साथ हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा ड्रेनेज डिपार्टमेंट, वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है लोगों की कोई मदद या इमदाद करने में। इवन लोगों को अपना राइटफुल पानी देने में वो नाकाम बन चुका है। और लाखों करोड़ों अरबों रुपए के इनके बजट्स हैं, मगर उसके बावजूद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नूरा कुश्ती लगाई हुई है, और काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम आबादगार बोर्ड के प्लेटफॉर्म से जो हमारी कोशिशें हैं वो ये है कि हम इन इश्यूज़ को सही ऐवानों तक, सही लोगों तक ले जाएंगे। अगर वो हल कर सकते हैं तो बल्लालम, उनकी मेहरबानी, उनका फ़र्ज़ है करना। नहीं तो फिर ये रोड रास्ते खुले हुए हैं हमारे लिए, देखें में जो अल्लाह खैर सलाह देखी जाएगी। अच्छा सही। दूसरी बात यह है कि आपके वालिद मोहतरम एक बार जो है वो आपाशी के मिनिस्टर रहे थे, जनरल मुशर्रफ। उसके अलावा उनका कौन सी ज़्यादा जो है जमात के साथ ताल्लुक़ रहा, और उन्होंने क्या क्या किया, कुछ अपने वालिद के मुतल्लिक जो है वो मेरे वालिद साहब इरिगेशन मिनिस्टर बहुत मुश्किल वक्त पे बने थे, और सिर्फ इरिगेशन के नहीं, उसके साथ वर्क्स एंड सर्विसेज, कम्युनिकेशन, पब्लिक हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रियाँ वो हैं जिसके लिए आज भी लोग फटे करते हैं, लड़ते हैं, और वो लिफाफे पहुँचाते, ब्रीफ केस पहुँचाते कि ये मिनिस्ट्री हमें दी जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इन सब से कोई भी मुल्क का बच्चा जो है वो ना वाकिफ ऐसा है नहीं। और एक डिपार्टमेंट के लिए तो लिखा था मेरे वालिद साहब ने गवर्नर को कि भाई ये मुझे रिपोर्ट दी जाए कि रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या काम किया। तो जी रिपोर्ट आई थी जी, इसने तो जी 10, 15, 20 किस्म के बाथरूम बनाए हैं इसको। ये काम इसके लिए मिनिस्ट्री खोली हुई है, बंद करो इस डिपार्टमेंट को। रिटन लेटर मौजूद है, मगर खैर वो नहीं होना था, इतने सारे लोग थे, मुलाजिम थे, मगर वो डिपार्टमेंट काम का नहीं था जो उस वक्त गवर्नर साहब को लिखा गया था। वालिद साहब इरिगेशन मिनिस्टर तब थे जब कालाबाग डैम की डिमांड उरूज पे थी पंजाब की तरफ से। सही। और वालिद साहब मेरे वो इंसान थे कि सिटिंग मिनिस्टर इन मुशर्रफ कैबिनेट, प्रोविंशियल कैबिनेट, मोहम्मद मियां सुमरो साहब की, उन्होंने जनरल साहब को आंख में आंख डालकर बोला कि सर सिंध कभी कालाबाग को कबूल नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर बदीन में इजलास हुए थे, हैदराबाद में मीटिंग हुई थी, हर जगह पर आबादगार बोर्ड ने जनरल साहब के आगे खड़े होकर कालाबाग डैम को कंडेम किया था। और उसके साथ साथ सिर्फ कंडेम नहीं किया था, उसके सब्स्टिट्यूट भी दिया था कि अगर आपको डैम बनाना है आप कटजारा पे डैम जाके बनाएं, आप कालाबाग को छोड़ दें, क्योंकि कालाबाग से एक कैनाल राइट बैंक थे, एक कैनाल लेफ्ट बैंक पे निकल रहा था, जो कि पंजाब की अपर हाई एरिया ज़मीन जो कि सी लेवल से बहुत ऊपर, उनको ज़ेराब करने का उनका प्रोजेक्ट था। और सिंध वो चीज़ कभी कबूल नहीं कर सकता। ऑलरेडी अपर राइपीरियंस और लोअर राइपीरियंस के कुछ लॉज हैं कि ऊपर पे जो बैठा हुआ है वो कितना पानी पिएगा, लोअर राइपीरियन कितना पानी पिएगा,
ये एक्ट्स हैं, ये इनकी कमीशंस बनी हैं, ये इनके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती इस मुल्क की कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद ये सिंध का सूबा जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि बैकबोन है कराची, हमारा जो कैपिटल सिटी है, जो कि 60% GDP देता है पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क का पहिया चलाता है। आप कराची चले जाएं, आप सियालकोट चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, ये कॉटन की फैक्ट्रियाँ, ये कपड़े की फैक्ट्रियाँ, गुड्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से, उसकी बैकबोन हम हैं। ये आम हारी जमींदार है, इसकी राइट को जब प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, आपकी जैसे आज बात हुई मार्केट कमेटी, हर जगह पर कमिटीज फाइल है। हमारे आबादगार बोर्ड का मकसद यही है कि जमींदारों का, हारियों का और तमाम लोग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, भले वो मिलर हो, भले वो सीड बेचने वाला हो, कोई भले वो फर्टिलाइजर बेचने वाला हो, वो हमसे जुड़ा हुआ है और हम उनके राइट्स के लिए जो भी मुतल्लिका ऐवान है, इदारे हैं, वहाँ तक अपनी आवाज़ इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाएंगे। और रही बात मेरे अपने पूछा वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी में अनेक खिदमात की इस मुल्क में। अब आपके वालिद साहब ने कुछ किताब भी लिखी? मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं, उनमें फेमस कुछ बुक्स मैं आपको बताता हूँ। वालिद साहब ने फैसला किया कि 4 खुलफाए राशिदीन में से सिंधी में कोई अच्छा टेक्स्ट मौजूद नहीं है, माशाअल्लाह। तो उनके 2 खुलफाए राशिदीन के ऊपर उन्होंने फैसला कि पहले खुलफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजह पे किताब लिखी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पे जो किताब लिखी गई, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो 25 साल से प्रिंटेड और प्रेजेंट है मार्केट में। हज़रत अली पर जो किताब लिखी जा रही थी, तो किताब लिखने के दौरान वो मिनिस्टर बन गए थे और मिनिस्ट्री में उनको फॉलेज हुआ, तो उन्होंने बोला मैं अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा, मगर वो किताब सुलह हुदैबिया तक लिखी गई है। और हाजी अनवर खान महर जो कि हमारे बोर्ड के बड़े सीनियर ओहदेदार थे, उन्होंने वो किताब प्रिंट भी करवाई है, कुछ अपनी वफ़ात से कोई 2 महीने पहले वो उन्होंने प्रिंट करवाई वो बुक, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में मौजूद है। उसके अलावा उन्होंने सीरत सहाबा, सिंधी में सीरत सहाबियों की सीरत पर, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर उन्होंने 3 जिल्दों पर सीरत सहाबा लिखा। पहला जिल्द बनु हाशमियों पर, दूसरा जिल्द मुहाजिरीन पर, तीसरा जिल्द अंसार पर, और ये तीनों जिल्द प्रिंटेड हैं और मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा अली अरबी का एक किताब कलीला व दमना, वो सिंधी में उसकी वाहिद ट्रांसलेशन मौजूद है। सिंधी ज़बान में उस किताब की कोई ट्रांसलेशन मौजूद, और वो ऐसा किताब है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनली अरबिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाया जाता है। उसकी वाहिद तर्जुमा मेरे वालिद साहब ने किया, वो मौजूद है। उसको साइड पे रखते हुए उसके अलावा उन्होंने हुसैन बिन मंसूर हलाज, द फादर ऑफ सूफीज़म, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, कोई छेड़ना भी नहीं चाहता उसको, उनके ऊपर सिंधी में किताब लिखी, जो भी अभी तक मार्केट में मौजूद है। मुतनाज़ा रही कुछ वक्त बीच में, मगर ऐसा टेक्स्ट मौजूद नहीं है सिंधी ज़बान में। ये उनकी ज़ाहिरन वो किताब है जो है, बाकी वो लिखने वाले इंसान थे, उनकी बड़ी लाइब्रेरी थी जो कि जामा मंसूरा को डोनेट कर दी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। जामा मंसूरा जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ रहा। 85 में वो आखिरी इलेक्शन लड़े, उनके बाद वो सियासत से उन्होंने मना कर दिया, वो सियासत नहीं की उन्होंने ज़िंदगी भर। अप टिल 85 वो इलेक्शन में खड़े हुए, और वो कहते थे कि उनका सारी ज़िंदगी ताल्लुक़ जमात इस्लामी से रहा। उन्होंने बोला, अपनी ज़िंदगी में बोलते थे कि मेरे अंदर जो अच्छी खूबियाँ हैं वो मैंने जमात से सीखी हैं। तो अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत नसीब करे, हमें इतनी हिम्मत दे, क़ुव्वत दे कि हम जो है उनकी जो ट्रैक है, वो जो रास्ता छोड़ गए, उस पर हम एटलीस्ट लड़खड़ा कर भी चल सकें। आपने असद शाह के साथ जो हमारी आज गुफ्तगू हुई वो सुनी, और सैयद अली मीर शाह मरहूम के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में करवट जो है जगह नसीब अता फरमाए। तो यकीनन जो मैशत होती है, ज़राअत बैकबोन होती है। हम तो समझते हैं पाकिस्तान की अगर बैकबोन की बात करें तो वो ज़राअत है, और ज़राअत सूबे सिंध की अगर बात करें तो सूबा सिंध जो है वो ज़राअत पे ही मबनी है। तो यकीनन ये एक ऐसा कदम है जिसको उठाने के लिए हर बंदा 10 बार सोचता है, लेकिन इनके वालिद साहब ने इसी मिट्टी से जन्म लिया था और यहीं से इस सिंध आबादगार बोर्ड की शुरुआत की थी, और आज उसी ही धरती पर वो तो नहीं है, लेकिन उनकी औलाद जो है, कहते हैं कि औलाद भी सदका जारिया होती है। तो यकीनन आज वो आप
उस रूप में मेरे साथ सैयद असद शाह, सैयद सलमान शाह, सैयद हसन शाह जो हैं वो इस मिट्टी पे, इस खमीर मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और इस खमीर मिट्टी की खुशबू जैसे इनके वालिद मोहतरम में आती थी ऐसी ही खमीर मिट्टी की खुशबू हम इनमें भी महसूस करते हैं। तो यकीनन आज सिंध आबादगार बोर्ड का जो इजलास है वो इसी ही धरती पर हुआ। तो यकीनन आज जो इस मकामी किसान थे उन्होंने भी शिरकत की। तो ज़िले भर और सूबे भर के मुख्तलिफ़ अज़ला से जो है लोग यहाँ आए, उनके लिए अच्छा खाना बनाया गया। उस खाने में तमाम तर वो डिशेस जो एक आम आदमी को प्रोवाइड होती थी वही सिर्फ जो बड़े लोगों को की जाती हैं। आज जो हमने यहाँ एक चीज़ देखी वो ये थी कि खाना इक्वल एक ही था, मेन्यू एक ही था और बार बार टेबल पे जाकर चेक किया जाता था कि सारों को मेन्यू एक जैसा दिया गया, चाहे उनमें गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी किस्म की तफरीक यहाँ पर हमने नहीं देखी। तो अलबत्ता ये जो कदम है ये एक अच्छा इक़दाम है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। सैयद अली मीर शाह जो हैं वो एक ऐसी हस्ती थे जिनके साथ मेरी 3 मुलाकातें रही ज़िंदगी की, और जब वो बीमार हो गए थे तो उस टाइम मेरी मुलाकात हुई तो उनके साथ गुफ्तगू तो हुई, क्योंकि जैसे लोगों से सुना था, उनसे मिलने के बाद भी पता चला कि अदब जो है उनसे सीखा जाए, चीज़ें उनसे सीखी जाएं। तो अब मैं इजाज़त लूँगा, लेकिन एक पैगाम और एक मेरी तजवीज़ ये है कि सैयद अली मीर शाह ने जो यहाँ पर काम किए, जो इतनी बड़ी बुक्स लिखी, मैं समझता हूँ कि मौलवी अगर हाजी मला की अगर बात करें तो कुरान पाक का सिंधी तर्जमा जो उन्होंने किया, तो उसके अलावा अगर कोई बंदा यहाँ पर हमारे ज़िले में मुझे महसूस होता है तो सैयद अली मीर शाह ने जो बुक्स की बात की, सैयद अबू बकर सदीक़ पे जो उन्होंने किताब लिखी या दीगर जो किताबें हैं जिनके नाम आपको सैयद असद शाह ने बताए, तो उनके नाम से कोई एक ऐसा छोटा सा इदारा हो या बड़ा इदारा हो, लाइब्रेरी हो या एक यूनिवर्सिटी का क़याम हो या एक हॉस्पिटल हो, उनके नाम से मंसूब किया जाए ताकि क़यामत जो उसके नाम से वो लाइब्रेरी, हॉस्पिटल या कॉलेज या स्कूल कायम और दायम रहे। अपने मेज़बान सरदार भट्टी को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी फिर नए व्लॉग में इसी तरह आपके साथ। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बहुत मेहरबानी।